Hi everyone, I'm Vinny Lagar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फ्रॉम CSIR नेट GSET एंड PhD एंट्रेंस एग्जाम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस कैटलिस्ट को। हेट्रो और होमो के नाम पे से आपको पता लग रहा होगा कि हेट्रोजीनियस यानी कि अलग, डिफरेंट, और होमोजीनियस यानी कि होमो इट मीन्स सिमिलर। ठीक है, तो ऐसे कैटलिस्ट को हम देखेंगे। ऐसे कैटलिस्ट यूज़ होते हैं इतनी रिएक्शंस में जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। विल्किंसन कैटलिस्ट एंड विकर प्रोसेस मैंने ऑलरेडी हमारी चैनल के ऊपर डिस्कस करी हुई है, तो वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कैटलिस्ट हम किसे बोलेंगे। देखिए, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आपके पास दो फेज़ होंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। ठीक है, आपने देखा होगा कि लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। सॉलिड जो है वो लिक्विड के एकदम नज़दीक यहाँ पे है। मान लीजिए कि मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मेरे पास एक मान लीजिए कंटेनर है जहाँ पे ये पूरा मैंने लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे नीचे जो है वो मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी कैसी होती है, या फिर आप मान लीजिए कि पत्थर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, रॉक जो होते हैं वो डाल दिए। ठीक है, तो नीचे का जो लेयर है वो सॉलिड है और ऊपर का जो लेयर है वो लिक्विड है। तो दो अलग अलग फेज़ हो गए, एक सॉलिड फेज़ हो गया, एक लिक्विड फेज़ हो गया, जो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से कॉन्टामिनेशन में है। तो मान लीजिए कि फेज़ 1 है और ये फेज़ 2 है, तो एक दोनों के साथ वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। फेज़ 1 के अंदर दो सबस्ट्रेट है ए और बी, और फेज़ 2 के अंदर हमारे पास हमारा कैटलिस्ट है। ठीक है, तो ऐसे कैटलिस्ट को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अभी इस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की ये वाली जो मैं रेड कर रही हूँ वो जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमारा ए और बी सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो जाएगा। ए और बी क्या करेगा, अपने अंदर इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा। ए जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, बी जो है वो भी कैटलिस्ट के सरफेस के साथ बॉन्ड बना लेगा। और क्या होगा, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन देगा और ए और बी सबस्ट्रेट में से हमें मिल जाएगा सी प्रोडक्ट। और ये सी प्रोडक्ट जो है वो इस अभी भी कैटलिस्ट के सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, यानी कि कैटलिस्ट के सरफेस के साथ जो प्रोडक्ट का बॉन्ड है वो टूट जाएगा और हमें प्रोडक्ट इस तरीके से इंडिविजुअल देखने को मिलेगा। और फेज़ 2 के अंदर कैटलिस्ट एज इट इज़ हमें मिलेगा। जबकि होमोजीनियस कैटलिस्ट में सिर्फ एक ही फेज़ होता है। यहाँ पे आप कोई कैटलिस्ट का अलग से फेज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैटलिस्ट ए और बी सबस्ट्रेट तीनों जो है वो एक ही फेज़ में प्रेजेंट है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी क्या होगा, ए जो है वो कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा, बी जो है वो भी कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा, और हमें सेकेंड स्टेप में इस तरीके की स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर कैटलिस्ट जो है वो अलग हो जाएगा और ए बी का बॉन्ड बन के हमें सी जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की होगी। यहाँ से आपको याद रखने वाली चीज़ सिर्फ यही है कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर आपके पास दो फेज़ होंगे। कैटलिस्ट के फेज़ के साथ जो सबस्ट्रेट है वो बॉन्ड बनाएंगे, प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट के साथ जुड़ेगा, और नेक्स्ट यानी कि लास्ट स्टेप के अंदर जो आपका कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड है आपके प्रोडक्ट का वो टूट जाएगा। जबकि होमोजीनियस में सिर्फ एक ही फेज़ होगा। ए और बी सबस्ट्रेट सबसे पहले तो कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कैटलिस्ट जो है वो प्रोसेस करेगा उस सबस्ट्रेट के ऊपर, और उसके बाद सी हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कैटलिस्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की, वो हम देख लेते हैं। एक्टिव सेंटर होमोजीनियस में ऑल एटम्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देखिए तो ए और बी जितने भी सबस्ट्रेट होंगे वो सारे कैटलिस्ट के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि कैटलिस्ट का जो सरफेस एरिया होगा वो पूरे सरफेस एरिया, यानी कि सारा जो सरफेस एरिया है वो एक्टिव होगा, कहीं पे भी ए और बी जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर ओनली सरफेस एटम्स। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट है। ठीक है, मान लीजिए कि इस फेज़ के अंदर सरफेस पे ये वाले मोलिक्यूल है इस तरीके से, सरफेस के ऊपर, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन के टच में कैटलिस्ट के मोलिक्यूल है ये है।
और मैं इसको थोड़ा सा नीचे अलग कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ब्लू से हम दिखाते हैं। नीचे की लाइन में इस तरीके के एटम हैं, ठीक है, कैटलिस्ट के एटम बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ए और बी जो है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर, ए और बी जो है वो फेज़ 2 के साथ जब जुड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे, ये ब्लू लाइन से आप देख लीजिए, तो सरफेस पे जो एटम होंगे उसी के साथ जुड़ पाएंगे, ना कि यहाँ पे नीचे की लाइन पे जो एटम होंगे उसके साथ। यानी कि यही चीज़ बोली गई है, ओनली सरफेस के जो एटम होंगे हेट्रोजीनियस में, जो सरफेस लेयर पे जो एटम होंगे कैटलिस्ट के, उसी एटम के साथ हमारा जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड हो सकता है, ठीक है। तो एक्टिव सेंटर से हमारा मतलब ये था। जबकि अगर आप होमोजीनियस में देखो तो कैटलिस्ट यहाँ पे फ्री है, तो वो ऊपर की सरफेस पे भी जुड़ सकता है, सबस्ट्रेट जो है वो नीचे की साइड से भी बाइंड कर सकता है, कैटलिस्ट के किसी भी एटम के साथ वो बाइंड कर सकता है। लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर जो सरफेस के एटम होंगे उसी के साथ हमारा सबस्ट्रेट जो है वो ज्वाइन होगा। सिलेक्टिविटी की बात करें तो होमोजीनियस में सिलेक्टिविटी हाई होती है क्योंकि कैटलिस्ट पूरा यूज़ होता है, जबकि हेट्रोजीनियस के अंदर लो सिलेक्टिविटी होती है क्योंकि सिर्फ सरफेस के एटम जो है वही कैटलिस्ट प्रोसेस में पार्ट लेंगे। अगर मास ट्रांसफ़र लिमिटेशन की बात करें तो वेरी रेयर, यानी कि होमोजीनियस के अंदर मास जो है वो बहुत ही कम ट्रांसफ़र होगा, कैन बी सेवर्ड, यानी कि हेट्रोजीनियस के अंदर मास जो है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म की बात करें तो होमोजीनियस का डिफाइंड है जबकि हेट्रोजीनियस का अनडिफाइंड है। कैटलिस्ट सेपरेशन अगर हमें करना हो तो होमोजीनियस के अंदर टीडियस प्रोसेस होगी, यानी कि हमें एक्सट्रैक्शन यानी कि डिस्ट्रैक्शन करना होगा, डिस्टिलेशन करना होगा, और वो एक्सपेंसिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप होमोजीनियस के अंदर देखो तो होमोजीनियस में एक ही फेज़ में कैटलिस्ट है जो क्या करेगा, पूरे ए और बी सबस्ट्रेट, कैटलिस्ट, रिएजेंट, कोई अगर दूसरा सॉल्वेंट हुआ तो उन्हीं के साथ वो क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा। तो अगर वो कैटलिस्ट मिक्स हो रहा है तो उसको अलग करना, डिफरेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट मिलने के बाद ये जो कैटलिस्ट है उसको डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि उसको हमें निकालना थोड़ा सा टीडियस काम हो जाएगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो अपने ही फेज़ में रह रहा है, वो किसी और फेज़ के साथ, यानी कि रिएजेंट, सॉल्वेंट और सबस्ट्रेट वाले फेज़ के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ईज़िली हम जो हमारा कैटलिस्ट है उसका सेपरेशन कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड एप्लीकेशन है होमोजीनियस की, क्योंकि कैटलिस्ट को फिर दूर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वाइड रेंज में यूज़ होते हैं। कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट लूजेज, यानी कि कैटलिस्ट जो है वो होमोजीनियस में हाईली चांसेस है कि लॉस हो जाते हैं, हमारे रिएजेंट होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, तो लॉस जो है वो हाईली हो जाता है होमोजीनियस कैटलिस्ट का, जबकि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट थोड़े से कम लॉस्ट होते हैं क्योंकि उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में। ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ज़्यादा इसके अंदर से क्वेश्चन पूछने की जो पॉसिबिलिटी है वो है नहीं। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ होमोजीनियस एंड व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस, ठीक है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हमारी ये रिएक्शन होगी जो हमने 4 रिएक्शन आज की लिखी थी उसमें से। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन यानी कि फॉर्माइल ग्रुप HCHO का इंट्रोडक्शन होना। इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि CHO फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन का हम कन्वर्जन करेंगे एल्डिहाइड में, ठीक है। यहाँ पे आप ओलिफिन यानी कि अल्कीन देख रहे हो। CO कार्बोनिल और H2 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे। कैटलिस्ट जो है वो हम रोहोडियम का कॉम्प्लेक्स लेंगे और कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लेंगे। रोहोडियम का कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, HCO, कार्बोनिल, 4 लिगेंड यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो रोहोडियम और कार्बोनिल एज ए कैटलिस्ट लगेंगे। यहाँ पे जो CO कार्बन मोनोक्साइड है प्लस H2 हम यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसके एक एंड पे यहाँ पे CHO ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ से CHO ग्रुप ऐड हुआ, तो हो गया हमारा हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन जुड़ गया,
यहाँ पे जुड़ गया फॉर्माइल ग्रुप। अभी अगर आप देखो तो इन दोनों कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और CHO ग्रुप जो है वो लीनियर फॉर्म में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि एनआल्डिहाइड। लेकिन अगर ब्रांच फॉर्म में जुड़ना हो तो ये हम देख सकते हैं कि CHO जो है वो सेकेंड कार्बन के ऊपर जुड़ गया है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रांच प्रोडक्ट यानी कि आइसोआल्डिहाइड, ठीक है। तो एक लीनियर प्रोडक्ट मिल सकता है या फिर आपको एक ब्रांच प्रोडक्ट इस तरीके से मिल सकता है। आई होप आपको हाइड्रोफॉर्माइलेशन का ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने कोबाल्ट का कैटालिस्ट जो है वो यूज़ करा है। तो कोबाल्ट के साथ हाइड्रोजन है, कोबाल्ट है और 4 CO लिगेंड जुड़े हैं। सबसे पहले एक लिगेंड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पे -CO हो जाएगा, तो हमें मिलेगा HCO, CO 3 टाइम्स। सेकेंड स्टेप के अंदर हम किसी भी अल्कीन को इंट्रोड्यूस करेंगे जो क्या करेगा, जहाँ से CO निकला है उस साइड पे यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CHR। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस अल्कीन के उस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे जुड़ के CH2 फॉर्म करेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH2, तो RCH2CH2 अल्कीन का ग्रुप, ये आपका कार्बोनिल मेटल और CO3 जो हमारे पास ऑलरेडी लिगैंड थे, तो ये हमें मिल गया। अभी इसमें से क्या करेगा, हम वापस से -CO करेंगे, प्लस करेंगे, कार्बोनिल जो हमने लॉस किया था वो हम वापस से ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 कार्बोनिल थे, अब यहाँ पे आपको 4 कार्बोनिल देखने को मिलेंगे। फिफ्थ स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, RCH2CH2 एक कार्बोनिल का माइग्रेशन करवा देंगे CO और CH2 के बीच में, यहाँ पे CO यानी कि कोबाल्ट और CH2 के बीच में, यहाँ पे जो बॉन्ड था उसके बीच में ये वाला CO लिगेंड जो है वो इंसर्ट कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे माइग्रेटरी इंसर्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CO यहाँ पे 4 थे, क्योंकि एक यहाँ पे CH2 और कोबाल्ट के बीच में जाके बैठ गया है, तो यहाँ पे 3 कोबाल्ट रह जाए, 3 कार्बोनिल ग्रुप रह जाएंगे, ठीक है। यानी कि 6 स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, H2 को ऐड कर देंगे। H2 को ऐड हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, कोबाल्ट और CO3 यानी कि कार्बोनिल जो 3 लिगेंड है उसके बीच में हमने यहाँ पे कर दिया। 7th स्टेप के अंदर हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ से RCH2CH2 CHO यानी कि हमारे पास ये CO ग्रुप है और यहाँ पे से एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे से एक कार्बोनिल ग्रुप आएगा, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे से एक हाइड्रोजन यानी कि CHO, तो वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोबाल्ट बचेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचेगा और 3 CO ग्रुप बचेंगे, यानी कि 3 कार्बोनिल लिगैंड बचेंगे जो आपका यहाँ पे एज इट इज़ मिलेगा। ये तो पूरी साइकिल जो थी वो आपकी थी जब हम कोबाल्ट का कंपाउंड यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। आई होप आपको इस पूरी साइकिल में समझ में आया होगा। स्टेप वाइज यहाँ पे सभी स्टेप के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ें हो रही है, तो आप इस चीज़ को एक बार वापस से रिवाइज़ करिएगा या फिर वीडियो को आप रिवाइंड करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे रोहोडियम एज ए कैटलिस्ट जब हम यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो रोहोडियम के साथ हमारे पास 2 कार्बोनिल लिगैंड हैं, एक हाइड्रोजन है और 2 एक्स्ट्रा लिगैंड जुड़े हुए हैं। तो सेकेंड हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, यानी कि सेकेंड स्टेप के अंदर क्या प्रोसेस होगी, एक लिगैंड, एक जो कार्बोनिल है वो यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। सेम हमने जो कोबाल्ट एज ए कैटलिस्ट यूज़ करा वही चीज़ करनी है। एक कार्बोनिल जो है, मान लीजिए कि ये वाला कार्बोनिल हमने डिसोसिएट करवा दिया, तो हमें ये सेकेंड कंपाउंड मिलेगा। अभी हम ऐड करेंगे RC डबल बॉन्ड C यानी कि अल्कीन कंपाउंड को यहाँ पे रोहोडियम के साथ, ठीक है। तो रोहोडियम के साथ यहाँ पे आप बॉन्ड बनता हुआ देख सकते हो। थर्ड ये आपको मिला। फोर्थ स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अब अल्कीन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अल्कीन एज ए सैचुरेट हो जाएगी, R कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 और ये वाला। अभी CO का हम क्या करेंगे, कार्बोनिल का वापस एडिशन करवा देंगे, तो यहाँ पे हमें 2 CO ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, तो एक जो आपका कार्बोनिल ग्रुप हमने ऐड किया, अब हम क्या करेंगे, ये वाला कार्बन एटम और रोहोडियम के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है उसके बीच में हम यहाँ पे इंसर्शन करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला कार्बोनिल का इंसर्शन करवा दिया। इस
अल्कीन और इस रोहोडियम के बीच में जो बॉन्ड था उसके बीच में। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो हम ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम H2 का एडिशन करवाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख के दिखाया हुआ है। तो H2 का अगर हम एडिशन करेंगे तो वो रोहोडियम के साथ जुड़ जाएगा। रोहोडियम के साथ जुड़ने के बाद हमारे पास CHO कंपाउंड मिलना चाहिए। तो CHO कंपाउंड हमें मिल रहा है यहाँ पे R, ये वाला पूरा कंपाउंड, और यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को लेंगे तो ये पूरा कंपाउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे CHO में। ठीक है, और ये बाकी बचा जो आपका कंपाउंड था तो वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे 2 लिगैंड है, 2 हाइड्रोजन है और एक CO ग्रुप है। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा। आई होप आपको रोहोडियम एज अ कैटलिस्ट जो मैकेनिज्म था ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन वो समझ में आया होगा। देखिए, मैकेनिज्म को समझना इसीलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अल्कीन का यहाँ पे कन्वर्जन CHO में हुआ कैसे। अदरवाइज़ अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये पूछेगा कि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, कौन से फंक्शनल ग्रुप का किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन हुआ है, हमने कौन से रिएजेंट एज ए यूज़ करे हैं, तो कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन यूज़ करें। मोर ओवर अगर आपको पूछा जाए कि मैकेनिज़्म में से, तो यहाँ पे कार्बोनिल का यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंसर्शन हो रहा है, तो कार्बोनिल का इंसर्शन हो रहा है, यहाँ पे कार्बोनिल का डिसोसिएशन हो रहा है। तो इतनी चीज़ जो है वो कॉमन टर्म्स जो है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़े, माइग्रेशन, इंसर्शन, वो आपको पूछे जा सकते हैं ओनली। ठीक है, मॉन्जेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस को अगर हम देखें तो द मॉन्जेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस इज़ एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। देखिए, नाम में एसिटिक एसिड प्रोसेस है, यानी कि हम एसिटिक एसिड को फॉर्म करेंगे कहाँ से, बाय कैटालिटिक कार्बोनाइलेशन ऑफ मिथेनॉल, यानी कि मिथेनॉल का हम कार्बोनाइलेशन करेंगे। मिथेनॉल में अगर हम कार्बोनिल ग्रुप को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एसिटिक एसिड। ये जो है प्रोसेस ऑपरेट होती है 30 to 60 ATM प्रेशर पे, टेम्परेचर 150 to 200। केटलिस्ट हम यूज़ करेंगे रोहोडियम का, जिसके साथ 2 कोबाल्ट और 2 आयोडीन जुड़े हैं, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो -1 होगा, यानी कि -1 चार्ज इस पूरे कंपाउंड के ऊपर प्रेजेंट होगा। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है रोहोडियम, 2 आयोडीन ग्रुप है, 2 CO ग्रुप है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। इसके साथ हमें जोड़ना है मिथाइल आयोडाइड को, यानी कि इसको मिथाइल आयोडाइड बनेगा किस तरीके से, मिथेनॉल का हमें करवाना है कन्वर्जन एसिटिक एसिड में, तो वही मॉन्जेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस है। तो मिथेनॉल में जो OH ग्रुप है वो सब्सटीट्यूट होगा आयोडीन के साथ। मान लीजिए कि हम मिथेनॉल की रिएक्शन HI से करते हैं तो आयोडीन जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो इस OH के साथ जुड़ के एज ए वाटर मोलिक्यूल रिलीव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो OH जो था मिथेनॉल का वो अब सब्सटीट्यूट हो गया आयोडीन के साथ। अभी ये मिथाइल जो है वो रोहोडियम के साथ जुड़ेगा, आयोडीन जो है वो भी रोहोडियम के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयोडीन जुड़ गया है, यहाँ पे CH3 जुड़ गया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये वाला जो CO ग्रुप है वो रोहोडियम और CH3 के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो रोहोडियम और ये CH3, उसके बीच में हमारे पास यहाँ पे CO ग्रुप इंसर्ट हो गए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एक कार्बोनिल ग्रुप को ऐड करेंगे, एक कार्बोनिल ग्रुप ऐड हो जाएगा रोहोडियम के ऊपर। ठीक है, अभी इस पूरे कंपाउंड में से हम क्या करेंगे, ये CH3, ये CO और बाजू में से हम निकालेंगे आयोडीन को, यानी कि CH3, CO और यहाँ पे आयोडीन। तो ये वाला कंपाउंड हमारा मिलेगा। बाकी बचा कंपाउंड यानी कि हमारा जो ये रोहोडियम का केटलिस्ट था वही हमें मिल गया। अभी इस रोहोडियम के केटलिस्ट की हम रिएक्शन करवाएंगे, ये CH3 C डबल बॉन्ड O I की रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर मोलिक्यूल के साथ, तो हमें मिलेगा CH3 C डबल O H, यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, और HI हमें यहाँ पे वापस से मिलेगा, तो H2O और HI हमें वापस से मिलेगा। HI की अगर हम वापस से मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा। इस मिथाइल आयोडाइड की हम वापस से रिएक्शन करेंगे केटलिस्ट के साथ। तो ये पूरा साइकिल आपको यहाँ से इस तरीके से समझने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाले मैकेनिज्म के अंदर भी चीज़ें समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, मिथेनॉल का रिएक्शन करवाया यहाँ पे HI के साथ, तो आयोडीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे OH की जगह पे, और ये OH हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके
वाटर मोलिक्यूल फॉर्म कर देगा। और उसके बाद इस CH3 आयोडीन की हम रिएक्शन करवाएंगे इस कैटलिस्ट के साथ और फिर यहाँ से आपका पूरा साइकिल चलेगा। चलिए, अभी दो जो विल्किंसन कैटलिस्ट और वेकर प्रोसेस थी वो हमने ऑलरेडी हमारी चैनल के ऊपर चलाई हुई है, यानी कि डिस्कस करी हुई है। रिएजेंट वाला जो चैप्टर था उसके अंदर लेक्चर 4 और लेक्चर 6 दो आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हमने विल्किंसन कैटलिस्ट और वेकर प्रोसेस को डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन, उसका पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करा हुआ है। इन दोनों वीडियो की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी चारों जो रिएक्शन थी वो कंप्लीट होती है। समरी अगर मैं दूँ, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के अंदर कौन से मेटल का कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, तो रोहोडियम कोबाल्ट का। यहाँ पे मोन्जेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस, विल्किंसन एंड वेकर प्रोसेस, मोन्जेंटो एसिटिक एसिड और विल्किंसन दोनों में हम रोहोडियम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जबकि वेकर प्रोसेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम पैलेडियम कंपाउंड को यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो PDCl4 यहाँ पे, ठीक है, PDCl4 हम यूज़ करेंगे एज अ वेकर प्रोसेस का कैटलिस्ट। तो इतनी मेटल है रोहोडियम, पैलेडियम एंड कोबाल्ट जिसका हम यूज़ करते हैं हमारे प्रोसेस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पे हम ऑलमोस्ट फेरोसिन को डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।